हाँ, अब अपन देखेंगे 2012 में जितने भी आपके क्वेश्चन आए थे वो, और 2011 के और 2010 में जो क्वेश्चन आए थे उनको देखेंगे। 2012 में एक क्वेश्चन आया था आपका, क्वेश्चन यूं बोल रहा था कि n इज इक्वल टू 4 और l इज इक्वल टू 3 है, तो इस सब सेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होंगे। अब मुझे ये पता है कि n 4 है, तो मैंने यहां पर क्या लिखा 4, ये मैंने क्या लिखा 4। l 3 किसके लिए होता है, l 3 जो होता है मुझे पता है s के लिए कितना 0, p के लिए 1, d के लिए 2, अब के लिए कितना होता है 3, यानी ये सब सेल कौन सा होगा 4 अप हो जाएगा, ये आपका सब सेल 4 अप। अब 4 अप का जो डायग्राम बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं वो चीज देख लो। डायग्राम ऐसे बनेगा, 5, 6 और 7। अब मुझे पता है कि इसमें कितने ऑर्बिट बनेंगे, 7 ऑर्बिट बनेंगे। एक ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन, 2, तो एक ऑर्बिट में अगर 2 इलेक्ट्रॉन भरूं तो ये 7 ऑर्बिट है, कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे मैक्सिमम आपके यहां पर 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यही आपका आंसर था। क्वेश्चन क्या पूछा समझ में आया, क्वेश्चन ये पूछा n इज इक्वल टू 4 और l इज इक्वल टू 3 वाले सब सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आपको बताने थे। मुझे पता है n इज इक्वल टू 4, l इज इक्वल टू 3 किसके लिए होता है, अप सेल के लिए होता है, तो मैंने 4 अप ये बना। इसमें कितने ऑर्बिट होंगे, 7 ऑर्बिट होंगे। एक ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 7 में कितना 14 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन यहां पर भरे जाएंगे। ये आपका 2012 का क्वेश्चन था पहला। दूसरा क्वेश्चन मैं बताता हूं, 12 में आया था, आपको दे रखा था रुबिडियम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 37। आपको पूछा था इनका चारों क्वांटम नंबर बताओ क्या 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 होगा, और किस इलेक्ट्रॉन के लिए, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है उसके लिए आपको यह पूछा था। रुबिडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा सबसे पहले, तो क्या लिखोगे, रुबिडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है क्रिप्टॉन, ये 36 पे आता है और 5s1। वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, s ऑर्बिट में जा रहा है। अब मुझे पता है ये क्या है n है, ये क्या है l है, तो n की वैल्यू कितनी, यहां पर n की वैल्यू हो जाएगी 5 हो जाएगी। s के लिए l की वैल्यू कितनी 0, अगर l 0 है तो m की वैल्यू भी क्या होगी 0। क्यों, क्योंकि m की वैल्यू होती है 0 टू प्लस माइनस l। आपको समझ में आया। और s की वैल्यू आप प्लस माइनस 1/2 कर सकते हो, या प्लस कर दो, एक ही इलेक्ट्रॉन है तो प्लस 1/2, या फिर हो सकता है माइनस 1/2, कुछ भी कर सकते हो, तो प्लस 1/2। आपको ये क्वेश्चन पूछा था 2012 में। रुबिडियम आपको दे रखा था, इसका एटॉमिक नंबर आपको दे रखा था 37, और पूछा था इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है उसके लिए आपको चारों क्वांटम नंबर बताना था, n की वैल्यू, l की वैल्यू, m की वैल्यू और s की वैल्यू। अब यहां पर मैंने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा और मुझे पता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें जा रहा है। यहां पर n की वैल्यू कितनी 5 आएगी, l की वैल्यू s के लिए कितनी होती है 0 होती है। अगर l 0 तो m भी 0, यहां पर s कितना आएगा प्लस 1/2। समझ में आया कि नहीं आया। ये आपका 2012 का क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और आया, हाँ, क्वेश्चन ये था कि आपको p इलेक्ट्रॉन के लिए एंगुलर मोमेंटम निकालना था। p इलेक्ट्रॉन के लिए एक बार देख लेता हूं क्वेश्चन फिर से, 2012 का है ना। टू 2012 का क्वेश्चन है आपका, हाँ, ये पूछा था p इलेक्ट्रॉन के लिए। यानी मैं बोल रहा हूं जो p सब सेल होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके लिए आपको एंगुलर मोमेंटम पूछा था। तो मैं आपको बता दूं इसका फॉर्मूला जो आएगा √l+1 और h/2π, ये इसका फॉर्मूला है।
हमें पता है। तो P के लिए अल की वैल्यू कितनी, यहीं पे बताई थी मैंने, P के लिए अल की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो अंडर ऑफ 1 और 1 + 1 ये कितना आएगा, h अपॉन 2 पाई आएगा। अब इसको √2 h अपॉन 2 पाई, अब √2 से ऊपर नीचे में मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये कैंसिल हो जाएगा यहां से। यहां पर h जो आएगा आपका एंगुलर मोमेंटम जो आएगा √2 पाई, ये आपका एंगुलर मोमेंटम है। क्या बोला मैंने, 2012 का क्वेश्चन, ये P सबसेल में एक इलेक्ट्रॉन के लिए आपको निकालना था एंगुलर मोमेंटम। हमें पता है एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं √अल + 1 h अपॉन 2 पाई से। अल की वैल्यू P के लिए कितनी होती है, 1 होती है, 1 और 1 + 1 √2 h अपॉन 2 पाई, तो आ जाएगा h अपॉन √2 पाई। समझ में आया कि नहीं आया, ये आपके 2012 का क्वेश्चन था। एक चीज मैं यहां पर आपको और बता दूं कि अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट हो, चाहे एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर में हो और चाहे आपको किसी भी गाइड का आपका अगर डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं आपका उसका सॉल्यूशन दूंगा। ये चीज समझ में आई। अभी देखेंगे अपन 2011 का जो क्वेश्चन आया था, आपको दे रखा n = 4, यहां पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आपको मैक्सिमम ऑर्बिट आपको निकालने थे, कितने होंगे। तो आपको मैं एक फॉर्मूला बताता हूं मैक्सिमम ऑर्बिट निकालने का, सीधा सा क्या आता है। मैक्सिमम अगर आपको निकालना हो ऑर्बिट तो आप करना n², क्या करना होता है, n²। अगर आपको निकालना हो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन तो इसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर देना, 2n²। अब इसने क्या पूछा है, मैक्सिमम ऑर्बिट पूछा है, तो n की वैल्यू कितनी, 4 है यहां पे। तो यहां से मैं क्या करूंगा, 4 का होल स्क्वायर कितना आएगा, 16 ऑर्बिट आपके आ जाएंगे। यहां पर समझ में आया कि नहीं आया। और इसी क्वेश्चन में आपको पूछ लेता n = 4 है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन बताओ, तो आपको क्या करना था, 2 से मल्टीप्लाई करना था इस ऑर्बिट को। इसका मतलब यहां से देखो ना, मैक्सिमम जब भी पूछे आपको, अगर ऑर्बिट आपको पता है तो इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, डबल कर देना। और अगर आपको दे रखा एक सबसेल उसमें मैक्सिमम इतने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, आप ऑर्बिट निकालो तो उसका हाफ कर देना, ऑर्बिट आ जाएगा। यहां से ये भी है। समझ में आया कि नहीं आया। ये आपका क्वेश्चन था 2011 का, ये आपका क्वेश्चन था 2011 का। एक क्वेश्चन आया था 2010 में, आपका 2010 में एक आप क्वेश्चन आया था। अब क्वेश्चन में आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा था ऑर्गन 3d6, और आपको नीचे ऑप्शन में 4 एलिमेंट दे रखे थे और पूछा था इनमें से कौन से एलिमेंट का ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब ऑर्गन कितने नंबर पर आता है, 18 पर, 18 2 20 और 4 24, यानी जिसमें 24 इलेक्ट्रॉन है वही का उसी का ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये कितने नंबर पर आता है, 28 नंबर पे आता है। हम्म 20 20 4 24, ये कितने पर है, 28 नंबर पर आता है। ये निकल सही दे रखा है क्या आपको, एक मिनट आपको देख लेता हूं, मैं क्वेश्चन देखता हूं आपका। एक मिनट अभी देख के बताता हूं मैं आपको। हाँ चलो लिखते हैं अभी। निकल कितने पे आता है, 28 नंबर पे आता है। तो मैं आपको लिखूं ऑर्गन 3d और 4s। 18 तो ये हो गए, यहां पे ये होता 2 और 8, ठीक है। लेकिन ये +3 है तो 2 तो यहां से चले जाएंगे और 1 यहां से चला जाएगा, यहां हो जाएगा 7। यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो क्या है, ऑर्गन 3d7, यानी ये तो नहीं हो सकता। दूसरा मैं मैग्नीज का लिखूं तो लिखूंगा मैं ऑर्गन, और ये होता है 3d5 4s2, लेकिन 3 है तो ये 3d4 हो जाएगा, यानी मैग्नीज वाला भी नहीं होगा। आयरन का लिखूं तो ऑर्गन, और ये आता है 3d
20 और 620 3d6 और 4s2 आता है, लेकिन यहां से +3 है तो ये 2 यहां से चला गया और 1 यहां से चला गया तो बचा ही कितना 3d5, तो ये भी नहीं होगा। अब कोबाल्ट बचा कितने नंबर पर आता है? 27 नंबर पे आता है आपका कोबाल्ट। तो आप लिखोगे ऑर्गन 3d, ये तो 4s2, ये 3d7, आपको +3 करना, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये चले गए, 1 यहां से चला जाएगा, तो कितने बचेंगे? 6 इलेक्ट्रॉन। तो यही आपका आंसर है। इसने पूछा था ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका है? कोबाल्ट आता है 27 पर, इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑर्गन कितना? 18 इलेक्ट्रॉन यहां हो जाएंगे। और अगर ये चार्ज नहीं होता तो 4s2 3d7 होता। अब +3 चार्ज है, 2 तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन गए, 1 d वाला गया, बचा कितना? ऑर्गन 3d6। ये आपका क्वेश्चन था 2010 का। समझ में आया या नहीं आया? ये 2010 का आपका क्वेश्चन है। एक चीज और आपको बताता हूं मैं, 2010 में एक और क्वेश्चन आया था, इजी सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था? आपको एक बॉल दे रखी थी और उसका मास दे रखा था 0.66 kg। क्या दे रखा था? 0.66 kg। उसकी वेलोसिटी दे रखी थी 100 मीटर पर सेकेंड और आपको पूछी थी वेवलेंथ, आपको यहां से पूछी थी। तो यहां से मैं लगा सकता हूं ना कि लैम्डा जो आता है h/m भी होता है। लैम्डा जो होता है h/m भी होता है। अगर जगह नहीं है तो मैं आपको यहां पर लिख देता हूं। लैम्डा क्या होता है? h/m भी होता है। यहां से h क्या है? प्लैंक कांस्टेंट है। तो लैम्डा मुझे निकालना है तो इसकी वैल्यू होती है 6.6 × 10⁻34 और मुझे मास दे रखा है 0.66। क्या दे रखा है? 0.66 और यहां से दे रखा है 100 मीटर। तो ये अगर पॉइंट हटाऊं यहां पे आए तो ये यहां से चला जाएगा, तो ये कितने टाइम्स गया? 1 और ये ऊपर चला जाएगा। तो यहां से आपकी जो वैल्यू आएगी लैम्डा की वो कितनी आएगी? लैम्डा की जो वैल्यू है वो आएगी 10⁻35 मीटर। ये चीज समझ में आई या नहीं आई? क्वेश्चन क्या है 2010 का कि एक बॉल है, उसका मास है 0.66 kg, उसकी वेलोसिटी क्या है? 100 मीटर पर सेकेंड। इसके लिए आपको वेवलेंथ कैलकुलेट करना है। यहां से डी ब्रोगली वाला लगाना है, h/m भी लगाना है। यहां पर आपको दे रखा है h की वैल्यू क्या है? 6.6 × 10⁻34। ये क्या होता है? प्लैंक कांस्टेंट होता है और डिवाइड बाई 0.66 × 100। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 10⁻35 मीटर। ये चीज समझ में आई या नहीं आई? ये आपके 2012, 2011, 2010 के क्वेश्चन हैं। अभी देखते हैं अपन 2013 में जो क्वेश्चन आए थे, आपके 3 क्वेश्चन आए थे 2013 में। उन क्वेश्चन को 1 बाय 1 अपन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या था? मैं बाहर निकल गया हूं। पहला क्वेश्चन ये था, आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी थी। आपको क्या दे रखा था? फ्रीक्वेंसी दे रखी थी, आपको लाइट की स्पीड दे रखी थी, प्लैंक कांस्टेंट दे रखा था, आपसे लैम्डा कैलकुलेट करवाया गया था और पूछा था लैम्डा आप नैनोमीटर में निकालो। तो यहां से मैं सिंपल सा फॉर्मूला लगाता हूं, क्या कि C जो आता है F इंटू लैम्डा होता है, F इंटू लैम्डा होता है। अब यहां पर मैं C की वैल्यू क्या रखूंगा? ये रखूंगा नैनोमीटर पर सेकंड। और यहां पर मुझे फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है? 6 × 10⁻15 पर सेकंड और यहां से लैम्डा मुझे कैलकुलेट करना था। तो यहां से सेकंड से ये सेकंड गया, ये कितने टाइम्स? 2 टाइम्स ये गया, कितना बचेगा? 10⁻2, यानी ये डिवाइड में चला जाएगा कितना? 50। यहां से लैम्डा कितना आएगा? 50 नैनोमीटर। ये आपका आंसर था। समझ में आया या नहीं आया? क्वेश्चन क्या था? आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी थी और आपको लाइट की स्पीड दे रखी थी और यहां से प्लैंक कांस्टेंट आपको दे रखा था। आपको कैलकुलेट करना था
वेवलेंथ, और वो भी नैनोमीटर में। सिंपल सा फॉर्मूला लगा रहा हूं यहां पर, C इज इक्वल टू अप लैम्डा, सिंपल सा फॉर्मूला लगा रहा हूं। तो C की वैल्यू आपको दे रखी है, यहां से फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है, तो लैम्डा कैलकुलेट करना था, कितना आएगा 50 नैनोमीटर। समझ में आया या नहीं आया? अभी इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 2013 का ही है। आपको बोला गया था कि n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू -1 वाले ऑर्बिट में आपको इलेक्ट्रॉन निकालने थे कि मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो मैं आपसे पूछूं, n इज इक्वल टू तो है 3, हल 1 किसके लिए होता है? तो मुझे पता है P के लिए होता है, तो 3P लिख दिया। अब मुझे बताओ इस सब सेल में कितने ऑर्बिट होते हैं? तो मुझे पता है 3 ऑर्बिट होते हैं। कितने ऑर्बिट होते हैं? 3 ऑर्बिट होते हैं। अब इन तीनों ऑर्बिट के लिए m की वैल्यू क्या अलग अलग होती है? तो हाँ, m की वैल्यू तीनों ऑर्बिट के लिए अलग होती है। एक के लिए अगर +1 तो एक के लिए होती है -1, एक के लिए हो गई 0। 3 वैल्यू होती है m की, यहां पर +1, -1 और 0। अब इसने क्या पूछा? इसने पूछा जिसके लिए m की वैल्यू क्या -1 है, उस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मैक्सिमम? तो मुझे पता है एक ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। एक ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने? 2 इलेक्ट्रॉन। तो मैंने क्या लिख दिया यहां पे? 2 इलेक्ट्रॉन। यही आपका आंसर था कि आपको क्वांटम नंबर दे रखा था और आपको पूछा था इन क्वांटम नंबर के हिसाब से बताओ कि इस ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन था। ये चीज समझ में आई या नहीं आई? अभी देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आपको एनर्जी दे रखी थी माइनस का 2.178 × 10⁻18 जूल और Z²/n²। आपको पूछा था रॉन्ग स्टेटमेंट। पहला ही स्टेटमेंट आपको दिया कि ये नेगेटिव साइन बताता है कि पहले सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी जो इंफिनिटी पर है उससे कम है। पहला स्टेटमेंट क्या कि पहली सेल की एनर्जी इंफिनिटी पर जो इलेक्ट्रॉन है उससे कम है। तो मैं यहां पर अगर n इंफिनिटी रखूं तो यहां पर एनर्जी क्या हो जाएगी? 0। अगर n यहां पर 1 रखूं तो एनर्जी क्या हो जाएगी? ये, यानी ये क्या है? नेगेटिव है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही है, यानी पहले सेल की एनर्जी कम होती है इंफिनिटी पर जो इलेक्ट्रॉन होता है उस इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में। ये पहला स्टेटमेंट था आपका, ये सही था। दूसरा स्टेटमेंट, हाँ एक चीज मैं आपको और बता दूं, ये एनर्जी नेगेटिव में जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से उतना ज्यादा मजबूती से बंधा होता है। एक चीज मैं बता रहा हूं, यहां पर ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करेंगे तब पता चलेगा कि इस एनर्जी अगर नेगेटिव में जितनी ज्यादा होगी तो वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से उतना ही ज्यादा मजबूती से बंधा होगा। ये एनर्जी जितनी कम होगी उतना ही ढीला बंधा होगा। दूसरा स्टेटमेंट आपका, दूसरा स्टेटमेंट क्या बोलता है कि n की वैल्यू अगर मैं बढ़ा दूं, n की वैल्यू अगर मैं बढ़ा दूं तो r भी बढ़ता है। तो मुझे ये पता है कि r यहां पर रेडियस है, रेडियस की वैल्यू n की वैल्यू के होल स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। ये चीज समझ में आई? ये दूसरा स्टेटमेंट था, तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही था। तीसरा स्टेटमेंट बोला कि ये एनर्जी जो होती है डिफरेंस निकालने के लिए काम आती है। यानी अगर इलेक्ट्रॉन मान लो n = 2 है, n = 1 में आता है, इससे यहां से यहां आता है, तो डिफरेंस निकालने के लिए इस एनर्जी का यूज होता है या फिर इस फॉर्मूले का यूज होता है। तो हमें पता ये सही है। अपन क्या लिखते हैं? 1/n1 का होल स्क्वायर 1/n2 का होल स्क्वायर लिखते हैं या नहीं लिखते हैं? तो यहाँ पर डिफरेंस निकालने के लिए यूज होती है या नहीं होती है? यही स्टेटमेंट आपका सही था, यही स्टेटमेंट भी आपका सही था। अब चौथा स्टेटमेंट क्या बोला? इसने बोला n = 1 वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी n = 6 वाले इलेक्ट्रॉन की रेस्पेक्ट में ज्यादा नेगेटिव है। यह बात तो सही थी। क्या बोला था? n = 1 वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी n = 6 वाले की तुलना में यहां पर ज्यादा नेगेटिव थी। मुझे पता n अगर 1 रखूंगा तो ये वैल्यू आएगी, 6 रखूंगा तो ये कम हो जाएगी।
ये तो मुझे पता है, इसने यही बोला था पहले, n इज इक्वल टू 1 वाले की एनर्जी जो है n इज इक्वल टू 6 वाले की रेस्पेक्ट में ज्यादा नेगेटिव है। अब आगे इसने क्या बोला कि इसका मतलब n इज इक्वल टू 1 वाला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से ढीला बंधा है। ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया था। कैसे हो गया था? मैंने क्या बोला, ये नेगेटिव में एनर्जी जितनी ज्यादा वो न्यूक्लियस से उतना ही ज्यादा टाइट बंधा होता है। तो इसने क्या बोला कि n इज इक्वल टू 1 वाले की एनर्जी तो ज्यादा होती है नेगेटिव में, लेकिन वो ढीला बंधा होता है। तो ये स्टेटमेंट यहां पर आपका गलत हो जाता है। तो ये चीज समझ में आई या नहीं आई, ये मुझे एक बार बता दो। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं उसका आपको आंसर दूंगा। ये आपके 2013 के 3 क्वेश्चन थे। पहला ये था, दूसरा ये और तीसरा ये था। अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना ढंग से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, 2009 का पहला क्वेश्चन आज अपन अभी देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, आपको निकालना था मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक सब सेल के लिए, और आपको एक फॉर्मूला दे रखा था। ये एक एटम के लिए आपको क्या निकालना था, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आपको क्वेश्चन दे रखा था, इसके ऑप्शन आपको दे रखे थे। अब मैं आपको बताता हूं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको क्या बताता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको बताता है ऑर्बिट के बारे में। तो मैं आपको यूं लिख दूं कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या लिखूंगा मैं, 12+1। ये क्या बताता है, ऑर्बिट को बताता है। समझ में आया कि नहीं आया? एक चीज मैं आपको और बता दूं, यहां पे मैं आपको यूं बोल रहा हूं कि जब आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिट निकालने होते थे, n की वैल्यू दी होती थी, तब क्या करते थे, n का होल स्क्वायर करते थे। ये क्या होता था, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिट। अगर आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने होते तो क्या करते थे आप, 2 से मल्टीप्लाई करते थे ना। यही तो चीज मैं यहां पे बोल रहा हूं। यहां पर ये क्या बता रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिट बता रहा है। मुझे यहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने, तो मैं क्या करूंगा, यहां से 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ना बेटा। क्या करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई, 12+1। ये क्या हो जाएगा, 4l+2। यही तो आपका ऑप्शन है, यही तो आपका ऑप्शन है। इसने पूछा था मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आया कि नहीं आया? ये आपका है 4l+2, यानी आपका चौथा आंसर हो जाएगा। 2009 का क्वेश्चन था। समझ में आया कि नहीं आया? अभी देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। आपको पूछा था 4 क्वांटम नंबर दे रखे थे और पूछा था कौन सा पॉसिबल नहीं है, कौन सा पॉसिबल नहीं है। तो मैं आपको बता दूं बेटा यहाँ पे क्या कि n अगर 5 है तो l कितना हो सकता है। तो मुझे पता है l की वैल्यू हो सकती है 0 से n-1 तक, और m की जो वैल्यू होती है डिपेंड करती है l पर 0 से ±l तक। ये चीज आपको समझ में आई कि नहीं आई? तो अगर n की वैल्यू है 5, अगर n की वैल्यू 5 है तो क्या l की वैल्यू 3 संभव है? तो हाँ, 0 हो सकती है, n-1 यानी 0 से 4 तक पॉसिबल है। तो ये तो पॉसिबल है। तो अगर l की वैल्यू 3 है तो क्या m की वैल्यू 0 पॉसिबल है? तो हाँ, ये पॉसिबल है कि m की वैल्यू 0 से ±l तक हो सकती है। तो ये तो पॉसिबल है। दूसरी चीज मैं आपको बोल दूं कि अगर n की वैल्यू है 3 तो क्या l की वैल्यू 2 पॉसिबल है? तो l की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 to n-1 यानी 0 से 2 तक पॉसिबल है। तो ये तो पॉसिबल है। अगर l की वैल्यू 2 है तो क्या m की वैल्यू -3 पॉसिबल है? नहीं। कैसे? मैं क्या लिखता हूं कि m की वैल्यू 0 से ±l तक ही पॉसिबल है। तो ये तो 2 ही है, तो +2 या -2 तक ही पॉसिबल है, -3 तक नहीं हो सकता। तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या पॉसिबल है? अगर n की वैल्यू 3
अगर अन की वैल्यू 3 है तो क्या आपकी अल की वैल्यू 2 पॉसिबल है या नहीं है? तो आपकी अल की वैल्यू 2 पॉसिबल होगी। क्यों? 0 to n-1 मैं यहां पे लिख सकता हूं। तो यहां पर 0 हो सकती है, n-1, 3 - 1 क्या हो जाएगा 2। तो यहां से 0 से 2 पॉसिबल है, अल की वैल्यू तो ये पॉसिबल है, तो ये -2 पॉसिबल है। तो है कैसे? 0 से प्लस माइनस अल तक पॉसिबल है, तो +2 भी हो सकता है और -2 भी हो सकता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये भी पॉसिबल हो जाएगा। और क्या ये पॉसिबल है? अगर अन की वैल्यू है 4, अगर अन की वैल्यू है 4 तो अल की वैल्यू 0 हो सकती है। तो यहां से रखो ना बेटा, यहां से रखोगे क्या आएगी? 0 आएगी। क्या अन की वैल्यू 0 पॉसिबल है? अगर अल की वैल्यू 0 है तो अन की वैल्यू 0 भी पॉसिबल है। तो ये आंसर भी आपका सही हो जाएगा। तो आंसर कौन सा गलत होगा, कौन सा पॉसिबल नहीं है? ये आपका पॉसिबल नहीं है। आपको पूछा था, ये क्वांटम नंबर दे रखे थे और कौन सा पॉसिबल नहीं है। समझ में आया ना? ये पॉसिबल नहीं है। और ये आपके 2009 के दो क्वेश्चन है। समझ में आया कि नहीं आया? एक मिनट बेटा, अभी देखते हैं अपन 2008 में जो क्वेश्चन आए थे वो अभी देखेंगे। क्वेश्चन क्या आया था? आपको दे रखा था अनसर्टेनिटी ऑफ पोजीशन और अनसर्टेनिटी ऑफ मोमेंटम आपको इक्वल दे रखा था और आपको पूछा था अनसर्टेनिटी ऑफ वेलोसिटी। आपका क्वेश्चन समझ में आया कि आपको अनसर्टेनिटी पोजीशन में और जो मोमेंटम में थी इक्वल दे रखी थी और आपको पूछा था डेल्टा वी यानी वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी बताओ। ये आपका क्वेश्चन था। अब इसको कैसे करोगे? तो मुझे पता है यहां पर मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, हाइजेनबर्ग वाला, ठीक है ना। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू h अपॉन 4 वाला लगाऊंगा ना, h अपॉन 4 अब मुझे इक्वल दे रखे हैं तो इसको मैं डेल्टा पी का होल स्क्वायर तो लिख सकता हूं, इज इक्वल टू h अपॉन 4 लिख सकता हूं ना। h अपॉन 4 डेल्टा पी का ये स्क्वायर मैं यहां पर भेज देता हूं। तो डेल्टा पी यहां से कितना आएगा? अंडर ऑफ h अपॉन पाई को मैंने अंदर रख लिया, 4 का 2 मैंने बाहर निकाल लिया, 1/2। आपका क्या बोला? ये डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल है तो मैंने होल स्क्वायर किया। अब इस होल स्क्वायर को इधर भेज दिया तो h अपॉन पाई अंडर में रह गया, 1/2 बाहर आ गया। डेल्टा पी को क्या लिखते हो आप? m इंटू डेल्टा v इज इक्वल टू 1/2 अंडर ऑफ h अपॉन पाई। ये लिखाना। यहां से मुझे डेल्टा v कैलकुलेट करना है, यहां से मुझे डेल्टा v कैलकुलेट करना है। तो क्या करूंगा मैं? यहां से 1/2 अंडर ऑफ h अपॉन पाई। ये आपका आंसर था। क्वेश्चन क्या बोला गया? समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन आपको यूं बोला गया था कि अनसर्टेनिटी ऑफ पोजीशन और अनसर्टेनिटी ऑफ आपको मोमेंटम इक्वल दे रखा था। आपको पूछा था अनसर्टेनिटी ऑफ क्या? डेल्टा वी। और यहां से मैंने ये फॉर्मूला लगाया डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू h अपॉन 4 तो यहां से पता चला ना डेल्टा पी स्क्वायर अपॉन h अपॉन 4 तो होल स्क्वायर यहां पर आ गया 1/2 बाहर अंडर h अपॉन पाई। तो मैंने m को इधर भेजा 1/2 h अपॉन पाई। आपका सेकंड आंसर यहां पे हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ये आपका 2000 ये आपका सॉरी एक मिनट, हाँ ये आपका 2008 का पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन आपको क्या दिया था कि आपको मोमेंटम में अनसर्टेनिटी दे रखी थी, वेलोसिटी में पूछी थी एक इलेक्ट्रॉन के लिए। सिंपल सा फॉर्मूला, मोमेंटम डेल्टा पी होता है m इंटू डेल वी। अब ये आपको दे रखा इलेक्ट्रॉन के लिए मास आपको पता है और डेल्टा वी निकालना था। यहां पर ध्यान देने वाली बात, यहां पे ध्यान देने वाली बात कि यहां पर इसको ग्राम पर सेंटीमीटर में दे रखा था। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन का मास यहां पर किस में रखोगे? ग्राम में रखोगे। तो यहां से क्या 10⁻18 ग्राम पर सेंटीमीटर और यहां से मास क्या आएगा? 9 इंटू 10⁻28 ग्राम और डेल्टा वी। तो यहां से इसको डिवाइड करो तो ये आ जाएगा नीचे तो 1.1। तो यहां से आपका डेल्टा वी जो निकल के आएगा वो आएगा 1.1 इंटू 10⁻⁻⁹
9 1.1 इंटू 10 की पावर 9 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? सेंटीमीटर पर सेकेंड, यहां से आपका डेल्टा वी आएगा। ये चीज समझ में आई ना कि डेल्टा वी क्या है कि 1.1 इंटू 10 पर 9 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये आपका डेल्टा पी था, आपको दे रखा था अनसर्टेनिटी ऑफ। लेकिन ये चीज मुझे समझ नहीं आई, हम इंटू डेल वी होता है तो इसकी ये कैसे होगी यूनिट है? हम की ठीक है ग्राम, तो इसको सेंटीमीटर पर सेकेंड है, सॉरी इसकी यूनिट आएगी क्या दे रखा है इसने? सेंटीमीटर देख नहीं, इसकी यूनिट क्या होगी? सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहां से ये सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो यहां से आपका डेल्टा वी क्या आएगा? 1.1 इंटू 10 की पावर 9 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आपको क्या रखना है? सिर्फ वैल्यू रखनी है, आपको यूनिट का ध्यान रखना है। ये 2008 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन है। अब आया था 2007 में क्वेश्चन कि आपको क्वांटम नंबर दे रखा था 5 और आपको पूछा था इनमें से कौन सा पॉसिबल नहीं है। ये तो मैंने अभी बताया था, ये तो 2009 में भी आया था, ये 2007 में भी आया है। तो क्या पॉसिबल नहीं है? आपको क्वेश्चन पूछा था कौन सा पॉसिबल नहीं है। अब मैंने अम की वैल्यू अल की वैल्यू निकालने बता दी। अल क्या होता है? 0 अन माइनस 1। अम क्या होता है? 0 प्लस माइनस अल। अगर अन 3 तो क्या अल 0 पॉसिबल? तो हाँ पॉसिबल। तो अम 0 पॉसिबल तो पॉसिबल, तो ये तो सही है, ये तो पॉसिबल है। इसने पूछा है कौन सा पॉसिबल नहीं है। अगर अन 2 क्या अल 2 हो सकता है? नहीं, अल क्या 0 हो सकता है? अन माइनस 1। अन कितना? 2 माइनस 1 हो सकता है, तो ये पॉसिबल नहीं है। एक चीज यहां पर मैं आपको और बता दूं कि अन और अल की वैल्यू कभी भी इक्वल नहीं हो सकती। अन और अल की वैल्यू कभी भी इक्वल नहीं हो सकती है, ध्यान रखना। और दूसरी बात ये कि अल की वैल्यू अन से ज्यादा नहीं हो सकती। दो चीजों को ध्यान रखना। क्या बोल रहा हूं मैं? दो चीजें कि कभी भी अन और अल की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। दूसरी चीज कि अल की वैल्यू अन से ज्यादा नहीं हो सकती, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये 4 ये 3 पॉसिबल है, हाँ पॉसिबल है। ये -2 पॉसिबल है, तो ये तो पॉसिबल है। अगर ये 1 तो ये 0 पॉसिबल है। 0 to 1 होता है, पॉसिबल है ये चीज तो। लेकिन क्या अम -1 पॉसिबल है? अल 0 है तो ये 0 to प्लस माइनस अल होता है, तो 0 है तो अल तो हम क्या आएगा? 0 आएगा। लेकिन इसने -1 दे रखा, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर अन 3 तो अल 2 पॉसिबल, तो यहां रख के देख लो पॉसिबल है। क्या अम -3 पॉसिबल है? नहीं। ये क्या होता है? 0 to प्लस माइनस अल, यानी या तो 0 हो सकता है या +2 हो सकता है, या फिर -2 हो सकता है, +1 हो सकता है, -1 हो सकता है, लेकिन -3 नहीं हो सकता। तो ये भी पॉसिबल नहीं है। कौन कौन सा पॉसिबल नहीं है? सेकंड नंबर, फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर, ये तीनों पॉसिबल नहीं है। बाकी 2 पॉसिबल है। समझ में आया कि नहीं आया? ये आपके 2007 का क्वेश्चन है, ये आपके 2007 का क्वेश्चन है। समझ में आया कि नहीं आया? एक मिनट। हाँ, तो अब अपन क्या देखेंगे? 2006 में जो क्वेश्चन आया था उसको देखेंगे। 7 तक अपने देख लिए, अभी देखेंगे जो 2006 में जो क्वेश्चन आपके आया था उसको देखेंगे। आपको क्या क्या दे रखा था मैं आपको बता देता हूं। अभी आपको दे रखा था मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा था, आपको प्लैंक कांस्टेंट दे रखा था, आपको अनसर्टेनिटी ऑफ वेलोसिटी पूछी थी, और आपको डिस्टेंस दे रखी थी आपको 0.1 एंगस्ट्रम, और पूछा था अनसर्टेनिटी ऑफ वेलोसिटी। ये चीज आपको पूछी गई थी। तो इसको कैसे निकालोगे? तो सेम फॉर्मूला, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू h/4 पाई। डेल्टा एक्स क्या दे रखा? 0.1 एंगस्ट्रम। एक एंगस्ट्रम में कितने मीटर? 10⁻10 मीटर। तो 0.1 से फिर मल्टीप्लाई करूं तो 10⁻11 मीटर। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको क्या दे रखा है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31, और डेल्टा वी आपको निकालना है। मैंने क्या लिखा? इसको अम वी लिख दिया। क्या लिखा? अम इंटू डेल वी इज इक्वल टू h/4 पाई। h की वैल्यू तो हमें पता है 6.6 इंटू 10⁻34, 4 पाई पता है।
तो जब इस डेल्टा V की वैल्यू को आप सोल्व करोगे तो ये आपकी आएगी 5.79 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया कि नहीं आया? आपको क्या पूछा गया? आपको पूछा गया, सब कुछ दे रखा था, अनसर्टेनिटी ऑफ वेलोसिटी आपको पूछी थी, तो यहां से ये फॉर्मूला लगाना था और यहां से आपको यहां पर इसकी वैल्यू पुट करनी थी, सीधा सीधा फॉर्मूला था। दूसरा क्वेश्चन आया था 2006 में ये कि आपको कि किसी भी एटम का ओरिएंटेशन कौन बताता है, तो हमें पता है और आपको दे रखा था क्वांटम नंबर, अन दे रखा था, अल दे रखा था, अम दे रखा तो अस दे रखा। हमें पता है ओरिएंटेशन कौन बताता है एटम का, सिंपल सा क्वेश्चन। अम जो है ना मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको ओरिएंटेशन बताता है। ये 2016 का क्वेश्चन था, इजी से था, थ्योरी से उठाया गया था। हाँ, क्वेश्चन अब देखते हैं 2005 का। क्या दे रखा था आपको? एनर्जी ऑफ सेकंड बोहर ऑर्बिट दे रखी, तो आपको पूछा था एनर्जी ऑफ फोर्थ ऑर्बिट। इससे पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूं। मान लो आपको अनंत ऑर्बिट की एनर्जी निकालनी हो, मान लो आपको अनंत ऑर्बिट की एनर्जी निकालनी हो, तो आपको क्या करना है वो बता देता हूं कि पहले ऑर्बिट की जो पहले सेल की जो एनर्जी होगी अपॉन जिस सेल की आपको एनर्जी निकालनी है उसका होल स्क्वायर। मान लो अनंत की निकालनी है तो अन का होल स्क्वायर करना है। अब यहां आपको सेकंड बोहर ऑर्बिट की एनर्जी दे रखी, ये चीज समझ में रखना। तो सेकंड अगर मुझे E2 निकालना पड़े तो मैं क्या लिखूंगा कि फर्स्ट की एनर्जी E1 अपॉन जिसकी निकालनी पड़े उसका होल स्क्वायर। किसकी निकालनी पड़ रही है? मान लो 2 की निकालनी पड़े तो 2 का होल स्क्वायर क्या 4। अब मुझे पता है, मुझे तो E2 दे रखा है, क्या कर रहा है मुझे E2 दे रखा है, तो मुझे तो E1 निकालना है। E2 कितना? -328 इंटू 4, ये क्या आ जाएगा? E1। आपका E1 आ गया ना। अब यहां से E4 निकालना तो बहुत इजी हो गया। जिस ऑर्बिट की एनर्जी निकालनी तो आप E1 अपॉन इसका जिसकी निकालनी उसका होल स्क्वायर कितना? 16। कितना आएगा? 16 आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? E4 की निकालनी है तो E1 अपॉन 16। E1 कितनी यहां से अपन ने अभी निकाली है -328 इंटू 4 अपॉन 16। ये कितने टाइम्स गया? 4 टाइम्स। कितने टाइम्स गया? 82। तो यहां से आपकी जो एनर्जी आएगी -82 किलो जूल पर मोल। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? क्या बोला था आपको? सेकंड बोहर ऑर्बिट की एनर्जी आपको दे रखी थी, फोर्थ की निकालनी थी, तो मैंने आपको एक सिंपल सी चीज बता दी। वो चीज क्या है कि आपको जिस भी सेल की आपको एनर्जी निकालनी पड़े तो पहले सेल की एनर्जी अपॉन जिसकी निकालनी पड़े उसका होल स्क्वायर करना है। तो यहां से आपने वही किया है, एनर्जी आएगी -80 किलो जूल पर मोल। यही आपका आंसर था। यही क्या था आपका आंसर? हाँ, अब देखो आपका 2004 में क्या क्वेश्चन आया था वो आपको बता दूं। क्या क्वेश्चन आया था कि एक इलेक्ट्रॉन है जो n = 4 से n = 1 में जाता 2 में जाता है, तो कुछ एनर्जी इमिट करेगा, उसकी आपको फ्रीक्वेंसी बतानी थी। फ्रीक्वेंसी कितनी होगी और आपको ऑप्शन दे रखा था ये, और इसके आयोनाइजेशन एनर्जी आपको दे रखी थी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है कि अगर मैं ग्राउंड स्टेट से किसी इलेक्ट्रॉन को इंफिनिटी पर लेके जाता हूं, उसके लिए मुझे जो एनर्जी देनी पड़ती है वही क्या होती है? आयोनाइजेशन एनर्जी। अब इसने बोला जब ये 4 से, एक चीज और बता दूं मैं यहां पर, अगर मुझे आयोनाइजेशन एनर्जी दे रखी है तो मुझे टोटल एनर्जी अगर निकालनी है तो वहां पर मुझे नेगेटिव साइन लगाना है। क्या होता है? नेगेटिव साइन लगाना होता है। अब एक चीज बता दूं कि इसने बोला n = 4 से n = 2 में आता था, आयोनाइजेशन एनर्जी इतनी, तो मुझे यहां से E4 - E2 निकालना पड़े तो यहां पर मुझे माइनस का चिन्ह लगाना और कुछ नहीं करना है। तो जब ये n = 4 से n = 2 में आता है तो कुछ एनर्जी इमिट करता है, उसकी आपको फ्रीक्वेंसी बतानी थी। मुझे फ्रीक्वेंसी पता है, कैसे निकालूंगा कि E अगर मुझे मिल जाए तो इसकी फॉर्मूला अचमी नहीं होता है। मुझे क्या देखना है, यहां से मुझे E मिलना चाहिए कि जब 4 से 2 में आता है तब इसकी क्या होगी आपको एनर्जी। तो डेल्टा E मैं लिखूं
वो लिखूंगा E4 माइनस E2, ये कितना -2.18 इंटू 10 की पावर -18। और एक चीज आपको और दे रखी है यहाँ पे, नहीं ठीक इतना ही दे रखा है। तो एनर्जी मुझे निकालनी है, तो E4 क्या हो जाएगा, N1 का होल स्क्वायर माइनस N2 का होल स्क्वायर, तो 16 आ जाएगा, -1/4। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा माइनस का 2.01 इंटू 10 की पावर -18 जूल पर एटम। अब मैं इसको ये भी तो लिख सकता हूं कि डेल्टा ई जो आपका आएगा वो आएगा माइनस का 20 इंटू 10 की पावर -19 जूल पर एटम। अब मुझे आप बताओ, मुझे ई मिल गए तो मैं यहां से असन्यू लगा सकता हूं ना। तो यहां से यहां पर देखो, यहां पे नहीं देख सकते तो यहां पे देखो, तो E इज इक्वल टू एच इंटू न्यू। तो E मुझे पता है माइनस का 20 इंटू 10 की पावर -19 और न्यू यहां पर आपको निकालना है। एच की वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10 की पावर -34 न्यू। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपकी एनर्जी जो न्यू आपका जो निकल के आएगा आपका, वो आएगा 3.08 इंटू 10 की पावर 15 सेकेंड इनवर्स। समझ में आया कि नहीं आया? दोबारा देख लो, n इक्वल टू 4 से n इक्वल टू 2 में आता है तो कुछ एनर्जी इमिट करता है। जो एनर्जी इमिट करता है उसकी आपको फ्रीक्वेंसी पूछी थी, आयोनाइजेशन एनर्जी दे रखी, तो यहां से मुझे डेल्टा ई निकालना है पहले, उसके बाद अचन्यू करना है। ये आपका क्वेश्चन था 2004 का, अच्छा क्वेश्चन था, ढंग से इनको सॉल्व करना इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन था। अभी देखेंगे 2003 में कौन सा क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन था, आपको प्लैंक कांस्टेंट दे रखा था, आपको लाइट की स्पीड दे रखी थी, आपको न्यू द फ्रीक्वेंसी दे रखी थी, आपको लैम्डा पूछा था, नैनोमीटर में कैसे निकालोगे, C इज इक्वल टू अफ लैम्डा। यहां पर आप क्या फ्रीक्वेंसी है, न्यू लिख सकते हो, न्यू लैम्डा। ये कितना 3 इंटू 10 की पावर 8, या फ्रीक्वेंसी कितनी 8 इंटू 10 की पावर 15। तो ये आ जाएगा, आपको लैम्डा निकालना था, तो ये 7 बचेगा यहाँ पे, तो 3/8 इंटू 10 की पावर -7 मीटर आएगा ये लैम्डा। मुझे नैनोमीटर में कन्वर्ट करना, तो मैं यहाँ 0 लगाऊं तो ये क्या हो जाएगा 9, तो नैनोमीटर लिख दूं तो 300/8 नैनोमीटर हो जाएगा लैम्डा। तो यहां से कितना आएगा, लगभग ये 4 टाइम जाएगा 0, यानी लगभग 40 नैनोमीटर आपका आ जाएगा लैम्डा। सिंपल सा फॉर्मूला, C इज इक्वल टू ऑफ लैम्डा। C की वैल्यू दे रखी, इसकी दे रखी, इसकी निकालनी थी, सीधा फॉर्मूला लगाना था। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो 2002 में क्वेश्चन आया, क्या आया कि आपको हाइड्रोजन एटम के लिए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी दे रखी थी माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको पूछा था। इसी एक्साइटेड स्टेट में आपको काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूं कि टोटल एनर्जी जो होती है वो माइनस ऑफ होती है, यानी काइनेटिक एनर्जी की और पोटेंशियल एनर्जी की हाफ होती है। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। तो मुझे यहां पर क्या दे रखा है, टोटल एनर्जी दे रखी है, तो माइनस का 3.4 माइनस काइनेटिक एनर्जी, यहां से एक माइनस कैंसिल, काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी, प्लस का 3.4। तो मैं आपसे एक रिलेशन बताऊं, अगर आपको टोटल एनर्जी दे रखी है तो आप सीधा बिना पेन हाथ में लिए कैलकुलेशन करोगे। अगर आपको टोटल एनर्जी दे रखी है तो उसको प्लस कर दो, वो क्या हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी, उसका डबल कर दो, वो क्या हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आया कि नहीं आया? ये आपके 2002 का क्वेश्चन। अभी मैं आपको 1 का और बता देता हूं साथ साथ में। 2 क्वेश्चन आए थे 2000, ये 1 मिनट आपको बताता हूं। आपके 2001 के क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, आपने 2002 तक के क्वेश्चन कर ली। अभी अपन देखेंगे 2001 के क्वेश्चन, यहां पर अपना चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। 2001 में क्वेश्चन आया
कि आपको अन की वैल्यू दे रखी है 3, आपको अल की वैल्यू दे रखी है 2, आपको अम की वैल्यू दे रखी है +2। आपको पूछा पॉसिबल ऑर्बिट बताओ मुझे, तो पॉसिबल ऑर्बिट बताओ। तो ये क्या, अन की वैल्यू 3, अल की वैल्यू 2, किसके लिए होती है? डी के लिए होती है, तो ये डी। अब इसका डायग्राम बना लो आप। तो कितने ऑर्बिट होते हैं? 5 ऑर्बिट में 5 ऑर्बिट होते हैं। एक के लिए अम की वैल्यू +2, एक के लिए +1, 0, -1, -2। 5 ऑर्बिट, पांचों के लिए अम की वैल्यू अलग अलग। इसने पूछा जिसके लिए अम की वैल्यू +2 है वो कितने ऑर्बिट है? तो हमें पता है एक ही ऑर्बिट है। तो ये आपका आंसर था कि अम की वैल्यू जिसके लिए +2 है वो एक ऑर्बिट है, और ये 3D सबसेल है। समझ में आया कि नहीं आया? ये आपका क्वेश्चन था 2001 का। एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं। आपको एनर्जी दे रखी थी जूल में, और आपको लैम्डा पूछा था नैनोमीटर में कितना आएगा। किसमें पूछा था? नैनोमीटर में। तो यहां से ई क्या लगाऊंगा मैं? h/λ। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? आपको फॉर्मूला सिंपल सा, यहां से एनर्जी कितनी 3.03 × 10⁻⁻⁻19। आज कितना यहाँ पर 6.6 × 10⁻34, और सी कितना 3 × 10⁸। आपको लैम्डा कैलकुलेट करना था। जब इस वैल्यू को आप सॉल्व करोगे तो आपके पास जो लैम्डा आएगा वो आएगा, कितना आएगा भाई? हाँ, 656 नैनोमीटर। ये आपकी कैलकुलेशन है, ये आपकी कैलकुलेशन, आपको कैलकुलेशन करना बस, और कुछ नहीं। मैंने आपको बता दिया फॉर्मूला कौन सा लगेगा, वैल्यू कौन कौन से रखनी है, आपको सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। आपका यहाँ पर लैम्डा आ जाएगा। ये यहाँ पर आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है। नीट में 2001 से लेके 2020 तक जितने भी क्वेश्चन आए थे वहां वो सारे क्वेश्चन यहां पर मैंने आपको करवा दिए। तो यहां पर आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है। और अब अपन एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। सबसे पहले अपन फिजिकल केमिस्ट्री पूरी करेंगे, तो यहां पर एक नया चैप्टर अगला जो शुरू करेंगे वो अपना चैप्टर होगा मोल कंसेप्ट। कौन सा होगा? मोल कंसेप्ट। एक चीज जाते जाते और बता दूं मैं आपको, अगर इस चैप्टर से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है, चाहे इन क्वेश्चन में आपका डाउट हो, या फिर आपके पास एनसीईआरटी है उसके एग्जाम्पलर में डाउट हो, या किसी गाइड के पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। मैं आपका वो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को देख के उसका एक बढ़िया से वीडियो लेक्चर बना के, जो जितने भी आपकी मान लो 10 या 20 डाउट आते हैं, तो मैं उनका यहाँ पर वीडियो लेक्चर बना के आपको सॉल्यूशन बता दूंगा। समझ में आया? ये आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर था। तो नया चैप्टर अपन शुरू करेंगे मोल कंसेप्ट। थैंक यू बेटा।